नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 एचपी सेट हिंदी के लिए फ्री पीवाईक्यू सीरीज़ की शुरुआत की गई है। ये पीवाईक्यू सीरीज़ आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रश्न को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? सही विकल्प है ऑप्शन सी, तुर्की भाषा। व्याख्या: तुर्की आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है क्योंकि तुर्की शामी परिवार की भाषा है, जबकि अन्य संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं? सही विकल्प है ऑप्शन ए, पीला रूढ़ शब्द है। झटपट, घुड़सवार यौगिक शब्द तथा पंकज योग रूढ़ शब्द है। व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द होते हैं जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं और जिसके खंड का कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक, कान, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इसके खंड नहीं कर सकते, इसके टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, ये रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द होते हैं जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे घुड़साल। घुड़साल, इसके हम क्या कर सकते हैं, खंड कर सकते हैं और इसका क्या है, एक अर्थ निकलता है। आग बबूला, आग जमा बबूला क्या है, यौगिक शब्द है। योग रूढ़ शब्द होते हैं जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, दशानन। ठीक है, इससे क्या होता है, एक विशेष अर्थ प्रकट होता है। दशानन मतलब जिसके 10 आनन हो, मतलब 10 सिर वाला। रावण, रावण क्या है, 10 सिर वाला है, इसलिए उसे दशानन कहते हैं। क्या है दशानन, योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? सही विकल्प ऑप्शन ए है दाग। दाग फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा के अन्य शब्द है आराम, अफसोस, खामोश, खरगोश, खुश, आमदनी आदि, जबकि औरत अरबी भाषा तथा फीस अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, ध्यान में रखना है, दाग कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द। प्रश्न संख्या 4, नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है। पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असहाय है। उपरोक्त कथन किस लेखक के बारे में कहा है? सही विकल्प ऑप्शन डी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा है ये कथन। व्याख्या: नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है। पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए असहाय है। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंचविडाल में शामिल नहीं है? सही विकल्प ऑप्शन डी है अहंकार। अहंकार पंचविडाल में शामिल नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अहंकार पंचविडाल में शामिल नहीं है। पंचविडाल बौद्ध शास्त्रों के निरूपित पंच प्रतिबंध है। क्या है पंचविडाल? बौद्ध शास्त्रों के निरूपित पंच प्रतिबंध। शुक्ल जी के अनुसार पंच प्रतिबंध है आलस्य, हिंसा, चिकित्सा, काम और मोह। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं में के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है? सही विकल्प ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल का। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की
सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, 700-800 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणीय की उद्भावना नहीं हुई थी कि जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रबोध सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता है। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचक ने कही है? सही विकल्प है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल ने। पंक्ति फिर से देख लेते हैं, क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। 700-800 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिनके अनुसार सुगमता से इस प्रबोध सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में यह बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु कृत मिश्र बंधु विनोद के बारे में कही है। अगला प्रश्न है, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? सही विकल्प ऑप्शन बी है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने सुझाया है। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन तथा नामकरण निम्नलिखित है। चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। किसने किया ये वर्गीकरण? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, दब्ब सहाव पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? सही विकल्प ऑप्शन डी है, माइल धवल ने। दब्ब सहाव पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में माइल धवल ने रूपांतरित किया है। दब्ब स्वभाव पयास अपभ्रंश भाषा कृति के लेखक देवसेन हैं। इनकी प्रसिद्ध कृति श्रावकाचार है, जिसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम रचना माना है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने माना है श्रावकाचार को देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना। देवसेन कृत अन्य ग्रंथ है नयचक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार तथा तत्वसार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? किस उपन्यास में है लाला मदन मोहन? विकल्प बी, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है। परीक्षा गुरु 1882 उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। भाग्यवती उपन्यास के लेखक श्रद्धाराम फिलौरी, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का तथा श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह कृत उपन्यास है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन है? ये प्रश्न हमने कर लिया है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदयशंकर भट्ट का नहीं है? सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प ऑप्शन डी है, नारद की वीणा। नारद की वीणा नाटक उदयशंकर भट्ट का नहीं है। नारद की वीणा 1946 नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र है, जबकि उदयशंकर भट्ट कृत नाटक विश्वामित्र, मत्स्यगंधा, राधा, विक्रमादित्य, दाहर या सिंध पतन, सागर विजय तथा मुक्तिपथ है। अगला प्रश्न है, अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है कि, क्या निर्धारित किया है? विकल्प सी इसका सही उत्तर है, करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। निबंध करुणा के संबंध में यह मंतव्य शुक्ल जी का नहीं है। शुक्ल जी ने अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में यह निर्धारित किया कि करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होता है। करुणा का आलंबन करुणा करने वाले आश्रय के प्रति कृतज्ञ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल, वय संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? सही विकल्प ऑप्शन ए है, शेखर एक जीवनी में। शेखर एक जीवनी 1940 से 1944 उपन्यास में बाल, वय संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। यह मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्र शेखर तथा शशि हैं। त्यागपत्र जयवर्धन जिनेन्द्र कृत तथा पर्दे की रानी इलाचंद जोशी कृत उपन्यास है। प्रश्न संख्या 14, मैला अंचल उपन्यास के पात्र नहीं हैं। पात्रों से परीक्षा में प्रश्न अवश्य बनता है। सही विकल्प ऑप्शन बी है, श्रीधर और सरस्वती मैला अंचल में नहीं है। प्रशांत और कालीचरण है, कमली और सुमृत दास है, हरगौरी सिंह और मंगला देवी है। मैला अंचल उपन्यास के पात्र श्रीधर और सरस्वती नहीं है, जबकि प्रशांत, कालीचरण, कमली, सुमृत दास, हरगौरी सिंह, मंगला देवी मैला अंचल उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। मैला अंचल 1954 ईस्वी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास है। श्रीधर और सरस्वती पात्र यह पथ बंधुया उपन्यास के पात्र हैं। इसके लेखक नरेश मेहता है। अगला प्रश्न है, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है। प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थबोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उपयुक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? सही विकल्प ऑप्शन डी है, कमलेश्वर। व्याख्या, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है। प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उक्त कथन कमलेश्वर ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है। भैरव प्रसाद गुप्त की नई कहानी पत्रिका में नई कहानी का प्रारंभ 1956 माना जाता है। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर नई कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उद्धरण किस आचार्य का है? सही विकल्प ऑप्शन सी है, आचार्य मम्मट।
शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशेष संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उद्धरण आचार्य मम्मट का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? सही विकल्प ऑप्शन ए है दंडी। आचार्य दंडी ने रसों की संख्या 8 मानी है। आचार्य भरत मुनि ने भी रसों की संख्या 8 मानी है, जो निम्न है: श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, रौद्र। अन्य कवि के अनुसार रसों की संख्या में धनंजय ने 9 रस और रुद्रट ने 10 रस, अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या को 9 माना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण का ही रूप है। रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। कथन सही है। रिचर्ड्स ने मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ है द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923, साइंस एंड पोइट्री, बियॉन्ड तथा इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग आदि। अगला प्रश्न है, बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? सही विकल्प ऑप्शन बी है एजरा पाउंड। बिंबवाद का संबंध एजरा पाउंड से है। बिंबवाद पर एजरा पाउंड का कथन है, ऐसी कविता जिसमें चित्रकला और शिल्पकला मानो संवाद के लिए एकत्र हुए हो। बिंबवाद को कभी कभी विकास की निरंतर या सतत अवधि के बजाय रचनात्मक क्षणों के एक सिलसिले के रूप में देखा जाता है। हिंदी साहित्य में बिंब का नवीन अर्थ प्रतिपादन रामचंद्र शुक्ल की आलोचना द्वारा हुआ। उन्होंने अर्थ ग्रहण पर बिंब ग्रहण की वरीयता दी। ठीक है, एजरा पाउंड है बिंबवाद से संबंधित। अगला प्रश्न है, आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। विकल्प सी इसका उत्तर होगा सत्ता के प्रति मोह। व्याख्या, सत्ता के प्रति मोह आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना इस प्रकार है: सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, जनजातियों के विस्थापन का त्रास, जल जंगल जमीन पर अधिकार। आदिवासी विमर्श 20वीं सदी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। यह अस्मिता मूलक विमर्श है। इसके केंद्र में आदिवासियों की जल जंगल और जीवन की चिंताएं हैं। आदिवासी विमर्श आदिवासी अस्मिता की पहचान, उसके अस्तित्व संबंधी संकट और उसके खिलाफ जारी प्रतिरोध का साहित्य है। अगला प्रश्न है, हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुई दुर्बल संतानों की रोगिणी पीली माता में कौन सी विवशता, कौन सी रुला देने वाली करुणा ना मिले। उपरोक्त कथन किस लेखिका का है? विकल्प डी किसका है? महादेवी वर्मा का। यह कथन महादेवी वर्मा के श्रृंखला की कड़ियों से है। महादेवी वर्मा की रचनाएं इस प्रकार है: निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथमायाम, अग्नि रेखा। अगला प्रश्न है, स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। सही विकल्प ऑप्शन ए है सतीत्व ही स्त्रीत्व है। सतीत्व ही स्त्रीत्व है। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना इस प्रकार है: स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति, परिवार संस्था का जनतांत्रिकरण। स्त्री विमर्श उस साहित्यिक आंदोलन को कहा जाता है जिसमें स्त्री अस्मिता को केंद्र में रखकर संगठित रूप से स्त्री साहित्य की रचना की गई। स्त्री विमर्श को अंग्रेजी में फेमिनिज्म कहा गया है।
शुरुआत में हिंदी के में इसके लिए नारीवाद तथा मातृसत्तात्मक शब्द प्रचलन में रहा है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? विकल्प डी, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। मार्क्सवादी दर्शन के क्रांति में हिंसा का प्रयोग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी। अन्य मार्क्सवादी पक्ष श्रम की गरिमा, वर्ग विहीन समाज की स्थापना, शोषण विहीन समाज की रचना में अंबेडकर जी की सहमति थी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्णवृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है? सही उत्तर विकल्प डी है, प्रिया प्रवास के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत प्रिय प्रवास के लिए प्रकट किया है। प्रिय प्रवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। प्रिय प्रवास के संदर्भ में हरिऔध जी ने कहा है, मैंने श्री कृष्ण को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्म के रूप में नहीं। कृष्ण के चरित्र की तरह प्रिय प्रवास की राधा के चरित्र में नवीनता है, उसमें विरह की विकलता नहीं है, व्यथा की गंभीरता है। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? सही विकल्प है ऑप्शन बी, शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज मुक्तिबोध की रचना नहीं है, बल्कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दिनकर की अन्य रचनाएं इस प्रकार है, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, चांद का मुंह टेढ़ा है, काट का सपना, कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की है। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।